hi there everyone, welcome back to Orthopedic Lecture Series. This is ईशांत कुमार अरोरा एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस आपको टर्म्स ही पता चल रहा होगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में या सफिक्स में आइटिस वर्ड का टर्म का यूज होता है उसको कहते हैं, मतलब कि उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। जैसे कि आर्थराइटिस मतलब जॉइंट का इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस मतलब जो हेपेटिक सेल्स है, लिवर सेल्स है, उनका इन्फ्लेमेशन। ऐसे ही जिसके लास्ट में आइटिस लग जाता है मतलब उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस की। ऑस्टियो वर्ड यूज होता है बोन के लिए और माइलो वर्ड यूज होता है मेडुलरी कैनाल के लिए, मेडुलरी कैविटी के लिए, जो कि कोर्टेक्स में होती है बोन के, जो बेसिकली डायफाइसिस रीजन में। तो उसका भी इन्फ्लेमेशन और बोन का इन्फ्लेमेशन जब होगा उसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। और इसका जो कॉमन मैकेनिज्म होता है वो होता है इन्फेक्शन की वजह से। इट्स अ पोस्ट इन्फेक्शन डिसीज। ये तो हुआ इस टर्म का मतलब, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। एंड अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इसको कह सकते हैं इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन दैट हैज अ टेंडेंसी टू स्प्रेड towards the medullary cavity, surrounding cortex and surrounding tissue, and basically caused by an infection. So अब इन्फेक्शन आ रहा है, ये तो है नहीं कि बोन के अंदर पहले ही कोई इन्फेक्शन बैठा होगा जिसने इतना इन्फ्लेमेशन कॉज किया, या फिर हो सकता है कि वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से ट्रेवल किया ही है तभी उसने बोन में इन्फ्लेमेशन कॉज किया। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो फर्स्ट मार्कर होता है किसी भी इंजरी का, और जब भी बैक्टीरिया इन्वेड करेगा किसी भी टिश्यू को, वहां इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो हमारे ह्यूमरल फैक्टर्स हैं, इम्यून सिस्टम है, वहां पे एक्ट करेंगे, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा बेसिकली। तो ये जनरल मैकेनिज्म होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का। अब बात करते हैं कि बोन जो हमारी नॉर्मल बोन थी उसके अंदर बैक्टीरिया आया कहां से, पॉजिटिव एजेंट आया कहां से, इन्फेक्शन हो कैसे गया। तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? जो कॉमनेस्ट रूट देखा जाता है ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में वो होता है हेमेटोजेनस रूट, मतलब वाया ब्लड के थ्रू एंटर करता है बैक्टीरिया और वहां जाके बोन में हार्बर करता है और वहां पे अपनी कॉलोनीज बना लेता है। उसकी वजह से फिर जो बॉडी रेस्पॉन्स शो करती है वहां पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। सबसे कॉमन जो ऑर्गेनिज्म है उसके कहते हैं स्टेफ ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो 90 to 90% केसेस में देखने को मिलता है ऑस्टियोमाइलाइटिस केस में, दैट इज द स्टेफ ऑरियस। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट होते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन में देखने को मिलते हैं, लाइक कैंडिडा, गोनोरिया एंड योर। अगर जो प्रोस्थेसिस वगैरह इम्प्लांट करते हैं, एक तो हमारा रूट हो गया कौन सा, हेमेटोजेनस। दूसरा हो सकता है कि कोई ओपन फ्रैक्चर हुआ हो किसी को, ओपन फ्रैक्चर होने की वजह से जिसमें जो कॉन्टेक्ट है स्किन का, पेरियोस्टियम का, बोन के ऊपर, वो इंटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि स्किन जो है सबसे बड़ा बैरियर है जो किसी भी इंफेक्शन को एंटर करने से रोक सकती है। अगर स्किन ही बस्ट हो गई तो क्या हुआ, जो बाहर से ये बैक्टीरिया चारों तरफ घूम ही रहे हैं, बैक्टीरिया क्या करेगा, देखा कि वो स्किन खुली हो जाओ, अंदर घुस जाते हैं, अंदर जाके घुस जाएंगे किसके अंदर, बोन के अंदर, और वहां पे क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे, अपने वहीं टेंट लगा के बैठ जाएंगे कि भाई यहीं रहेंगे अब तो, अपना आराम से, अपना वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ब्लड आ रहा है, अपना सही से रहेंगे। तो ये होता है बैक्टीरिया का काम। अब क्या होता है कि उसके बाद आपने क्या, सपोज उस कंडीशन में जिसको ओपन फ्रैक्चर था, आपने उसमें इम्प्लांट और डाल दिया, साथ में इम्प्लांट कोई प्रोसेस से डाला आपने, जैसे हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा, या फिर कोई नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा, या फिर कोई प्लेट डालनी पड़ी, या नेल डालना पड़ा उस फ्रैक्चर में, बेसिकली उसको ओपन फ्रैक्चर हुआ है, और आपने बिना स्टेराइल कंडीशन को देखते हुए, बिना एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाए, आपने सीधा इम्प्लांट डाला और बैक्टीरिया वहां अंदर एंटर कर चुका था। उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है बायोफिल्म बना लेता है। और बायोफिल्म क्या होता है कि बैक्टीरिया उसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसकी वजह से वो वही उस एरिया में अपने एक तरह से कॉलोनी फॉर्म कर लेता है, और फिर उसको इन्वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये जो रूट होता है ये सेकेंडरी रूट होता है, जिसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है हमारा कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो कि बोन में इंफेक्शन कॉज करता है। सबसे कॉमनेस्ट रूट है हमारे बैक्टीरिया के बोन में आने का, वो है हेमेटोजेनस रूट। अब जो और चीज हो सकती है कि ओपन फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, सेकंड हो सकता है कि किसी ट्रीटमेंट की वजह से हो, जिसको हम आइट्रोजेनिक भी कहते हैं। आइट्रोजेनिक कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से कोई आपको डिसीज हो जाए, उसको कहते हैं आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक जैसे कि प्रोसेसर डाला, उसकी में बायोफिल्म बनी, या फिर बैक्टीरिया इन्वेड कर गए ऑपरेशन करते टाइम और पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया। तो ये हो सकते हैं रूट ऑफ ट्रांसफर, और डिफरेंट पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन है स्टेफ ऑरियस। अब बात करते हैं कि अंदर जब इन्फेक्शन जाता है तो उसके बाद क्या क्रिएट करता है, फिर जो बैक्टीरिया वहां पे आराम से घर बार डाल के बैठ जाते हैं, फिर क्या चीज होती है। अब सबसे कॉमन जो हमें पता चला है हेमेटोजेनस रूट है, और जब ब्लड में ट्रांसफर होगा बैक्टीरिया जाएगा, ज्यादातर देखा जाता है इन्फेंट्स में, जो कि कुछ भी खा लेते हैं उठा के जमीन से, और उठा के उन्होंने खाया और जो उनकी गम होती है उसमें हल्की सी ब्लीड हुई, सपोज
क्योंकि स्किन हमारा बैरियर, जब तक स्किन इंटेक्ट है कोई भी इंफेक्शन एंटर नहीं कर पाएगा। और अगर छोटा बच्चा है, उसने कुछ उठाया खाया और हल्के सी मान लो ब्लीड हो गई गम में, उस ब्लीड के थ्रू जो ब्लड निकला, और बैक्टीरिया तो चारों तरफ है ही, बैक्टीरिया एंटर कर गए वो वाया ब्लड और बोन में चले गए, वहां पे जाके क्या कॉज किया उन्होंने, ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो एक तरह से ये भी एक कॉमन पाथवे हो सकता है। सेकंड चीज जो आती है हमारी, अब हमने जो सबसे पहला लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ बोन के बारे में, और उसमें हमने देखा था कि पार्ट होते हैं बोन के डिफरेंट डिफरेंट, एपिफाइसिस, फिर एपिफाइसियल प्लेट, एंड देन वी हैव मेटाफिसिस एंड डायाफिसिस ऑफ द बोन। जो सबसे फेवरेबल साइट होती है, जो जहां पर बैक्टीरिया बहुत रहना पसंद करता है, वो है हमारा मेटाफिसिस एरिया। उसका भी एक रीजन होता है। सबसे पहली चीज, एक तो मेटाफिसिल एरिया में जो वेस्कुलरिटी है बहुत हाई है, वहां पे वेसल्स बहुत ज्यादा है, उस वजह से जो हमारा बैक्टीरिया उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और एक कॉमन क्लिनिकल फीचर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेटाफिजियल जो वेसल्स होती हैं उनमें हेयर लूप एंड्स होते हैं, हेयर पिन की तरह, जैसे हेयर पिन होती है जो ऊपर से मुड़ी हुई होती है। इधर से एक वेसल गई, इधर से वेसल आ रही है मेडुलरी कैविटी में, मेडुलरी कैविटी में से वेसल असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिर इधर से मेटाफिजियल वेसल्स आ रही है। मेटाफिजियल वेसल जो होती है वो गोल शेप की होती है ऊपर से, ऐसे हेयर पिन एंड्स लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इनको। और यहाँ इनके हेयर पिन एंड लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इधर तो आर्टरीज है, इधर फिर वेनस साइनस होता है, जिनके थ्रू ब्लड जो है वापस आ रहा है, जो इम्प्योर ब्लड हुआ है वहां पे। अब यहाँ पे जो गोल स्ट्रक्चर बना, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, इनको कहते हैं हेयर पिन एंड्स। और इस हेयर पिन एंड्स की वजह से एक तो यहाँ वेस्कुलरिटी ज्यादा है, दूसरी यहाँ पे इस राउंड स्ट्रक्चर होने की वजह से ब्लड का मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, और वो रिलेटिवली स्टेसिस होने की वजह से, ब्लड का मूवमेंट स्लो होने की वजह से बैक्टीरिया यहाँ पे उसको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है बैठने का, और जब जैसे ही वो बैठ जाता है तो वो इन्वेट करता है बोन को और वहां पे अपना काम शुरू कर देता है, दैट इज इन्फेक्शन कोज करना शुरू कर देता है। इसलिए मेटाफिजिस जो है मोस्ट फेवरेबल साइट है किसकी, बैक्टीरिया के हार्बर करने की। और धीरे धीरे जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा ऑस्टियोमाइलाइटिस की, बैक्टीरिया जब पस फॉर्म करेगा तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, आइदर मेडुलरी कैविटी को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, कोर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, सराउंडिंग जॉइंट को डिस्ट्रक्ट कर सकती है, और किसको डिस्ट्रक्ट कर सकती है, आपके सराउंडिंग जो मस्कुलर टिश्यू या सबक्यूटेनियस प्लेन्स है। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है हमारी कि मेटाफिजिक्स में तो पता चल गया हमें कॉमन रूट क्या। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एपिफिजियल प्लेट होती है ये इसको भी इन्वेट कर देता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस में देखा जाता है कि जब इतना बैक्टीरिया इतना सीवियर पस फॉर्मेशन हो जाए कि वो जो मेटाफिजियल एरिया है उसके बाद जो फाइसिस एरिया है बेसिकली एपिफिजियल प्लेट उसको क्रॉस कर जाए, लेकिन बहुत रेयर होता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो मेटाफिजियल एरिया है उसकी अपनी ब्लड सप्लाई है, और जो एपिफाइजियल एरिया है उनकी अपनी ब्लड सप्लाई है। तो जब ब्लड सप्लाई दोनों की अलग अलग है तो फिर बैक्टीरिया ट्रांसमिट कैसे होगा उसमें, तो इसलिए बैक्टीरिया ट्रांसमिट नहीं होता है। और नॉर्मली अगर हम बात करें कि ब्लड के थ्रू जब ट्रांसफर होकर आया है तो फिर एपिफाइसिस में इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेटाफाइसिस में इन्फेक्शन क्यों हुआ। मेटाफाइसिस में इन्फेक्शन होने का रीजन वही है क्योंकि यहाँ पे हेयर पिन एंड्स हैं आर्टरीज के, उसकी वजह से स्टेसिस ज्यादा है, और तो ब्लड का फ्लो थोड़ा धीरे हो जाता, स्टेगनेंट है और स्टेसिस और स्लो है, उस वजह से ज्यादा टाइम मिलता है बैक्टीरिया को ग्रो करने का, इसलिए ज्यादातर केसेस देखे जाते हैं हमारे मेटाफिजिस में होने वाले इन्फेक्शन के। अब जो एपिफाइसिस होते हैं बोन के, बेसिकली बोन के एंड्स होते हैं, ये फॉर्म करते हैं जॉइंट। अगर गलती से भी कोई बैक्टीरिया या फिर ट्रांसफर कर जाए एपिफाइसिस में तो वो कोज करेगा सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस मतलब जो इन्फेक्शन होने वाला अर्थराइटिस, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन बेसिकली। सो अब और एक केस और होता है, अगर इन्फेंट जिसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है उसकी एज 1 ईयर से कम है तो उनमें देखा जाता है कि जो मेटाफाइसिस वेसल्स हैं और एपिफिजियल वेसल्स हैं उनके बीच में कनेक्शन होता है। अब कनेक्शन से आपको एक चीज समझ आई, जब मेटाफिजिस और एपिफिजिस के बीच में कनेक्शन है वाया ब्लड वेसल्स, तो मतलब कि जो पस बनेगी, जो बैक्टीरिया हमारे वहां बैठे हैं आके कहां पे मेटाफिजिस रीजन में जो कलेक्ट हुए, जिन्होंने अपने टेंट वेंट ढाल के बैठे हैं अपना, वो मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, एपिफाइसिस की तरफ। और एपिफाइसिस की तरफ करेंगे मतलब बोन, पहले बोन इन्वॉल्व हुई थी, अब जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद जो कॉमन चीज आती है कि अब इन्फेक्शन भी 2 टाइप्स होता है, तो पायोजेनिक और नॉन पायोजेनिक। कुछ बैक्टीरिया जो है पायोजेनिक होते हैं, मतलब वो पस फॉर्मिंग होते हैं, और नॉन पायोजेनिक मतलब जो पस फॉर्म नहीं करते हैं। जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो स्टेफ ऑरियस जो मेन कॉजेटिव एजेंट है हमारे ऑस्टियोमाइलाइटिस का, इसका काम है पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस को करने का, मतलब ये पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। और नेक्स्ट थिंग जो आती है कि अब किसी को सपोज इन्फेक्शन हो चुका है मेटाफाइसिस में, वहां पे हार्बर हो गया है बैक्टीरिया, अब वहां पे वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे ही इन्फेक्शन स्टार्ट होता है
हमारी बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब वहां पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो बेसिकली इम्यून सेल्स हैं, वो वहां पे आएंगे बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, बैक्टीरिया कहेंगे हटाने के लिए, जो वहां पे अपना वो घर बार डाल के बैठा है बैक्टीरिया, उसको हटाने के लिए। तो अब क्या होता है, जब बैक्टीरिया और इधर से हमारे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, तो वो एक दूसरे से फिर फाइट करेंगे बैक्टीरिया को इन्वेड करने के लिए। और कुछ लेवल तक अगर जो बैक्टीरिया है उसका जो वायलेंट है वो बहुत कम है, वायलेंसी कम है बैक्टीरिया की, मतलब वो वीक बैक्टीरिया, तो वो इन्वेड हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि अगर पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो बैक्टीरिया को मार नहीं पाएंगे, और वहां पे जो है एक तरह से फाइट चलती रहेगी बैक्टीरिया के बेस में, बैक्टीरिया और आपकी सेल्स के बीच में। तो बैक्टीरिया एंड सेल्स के बीच में लड़ाई जो चल रही है, अगर उसमें आपकी सेल्स जो आपके इम्यून सिस्टम है अगर वो जीत जाता है तो वो बन जाएगी कंडीशन सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब कि इतना ज्यादा फ्लेयर अप नहीं होगा। लेकिन अगर जो बैक्टीरिया इन्वेड करके बैठे हैं वहां पे वो स्ट्रॉन्ग है और आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उससे फाइट कर पा रहा है वो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। पस क्या होता है, पस इज बेसिकली अलाइव डेड एंड डिकेइंग सेल्स अलोंग विद बैक्टीरियाज। जो सेल्स लड़ रहे थे बैक्टीरिया से वो भी इन्वेड हो जाएंगे, वो भी धीरे धीरे खत्म होंगे, वो भी उनका कलेक्शन स्टार्ट होगा, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स। और साथ ही साथ जो वहां पे कुछ बैक्टीरिया भी मरे होंगे उनका कलेक्शन जो बनता है विद एक्सुडेशन। एक्सुडेशन मतलब प्रोटीन फ्लूइड, उसको कहते हैं एक्सुडेट, प्रोटीनिशियस फ्लूइड, जो वहां कलेक्शन स्टार्ट होगा उसकी वजह से वहां पूरे में पस बननी स्टार्ट हो जाएगी। और हमें पता है कि बोन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, अब वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है बोन, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक एरिया में पस बननी शुरू हो गई, मतलब अंदर से प्रेशर बहुत राइज कर रहा है। अब वो पस जो है वो ट्रेवल करेगी, या तो ऊपर जा सकती है, या नीचे जाएगी, या बाहर निकल जाएगी। तीन ही रास्ते हैं उस पस के पास जाने के लिए। और लेकिन जो हमने पढ़ा था ब्लड, जब हमने बोन की ब्लड सप्लाई पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि मेडुलरी वेसल्स होती हैं हमारे पास जो कि ट्रेवल करती हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सुपीरियर डायरेक्शन में। सुपीरियरली जाती है वो ऊपर वाले मेटाफेसिस की तरफ, नीचे जाती है नीचे वाले मेटाफेसिस की तरफ। तो अब एक तो रूट हो गया कि जो पस बनी है वो मूव कर जाए मेडुलरी कैविटी में, और मेडुलरी कैविटी में जो पस मूव करेगी तो जो सराउंडिंग वेसल्स हैं उनको कंप्रेस कर देगी। अगर वो वेसल के अंदर चली गई पस तो मतलब जो वेसल है उसको ओक्लूड कर देगी, थ्रोम्बोसिस बन जाएंगे। थ्रोम्बोसिस मतलब ओकल्जन हो जाएगा आर्टरी का, जो भी आर्टरी उसके अंदर वेसल्स मूव कर रही हैं, तो ब्लड नहीं जाएगा। बोन में क्या होगा, अगर बोन भी क्लीविंग टिश्यू है उसको ब्लड चाहिए, अगर ब्लड नहीं होगा और न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बोन डेड हो जाएगी। तो इस वजह से जब बैक्टीरिया मूव करता है मेडुलरी कैविटी की तरफ, और जो एंडोस्टियल बेसिकली वेसल्स हैं जो कि इनर टू थर्ड कोर्टेक्स को सप्लाई करती हैं, उनकी वेसल्स को ओक्लूड कर देता है, थ्रोम्बोसिस कर देता है कंप्रेशन की वजह से एंड खुद पस फॉर्मेशन की होने की वजह से। तो उस कंडीशन में बोन डेड होनी स्टार्ट हो जाती है। पहली चीज तो एक केस ही हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि आपने जब हमने डिस्कस किया था ब्लड सप्लाई ऑफ बोन में, हमें पता है कि बोन के अंदर लैमेलास होते हैं, उनके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। लैमेला की जो बेसिक यूनिट उसे कहते हैं ओस्टियन। यस, अब ओस्टियन के अंदर गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं सराउंडिंग, जिनके अंदर से वेसल्स पास हो जाते हैं, या डायग्राम देख पा रहे होंगे आप। अब उस ओस्टियन के अंदर से आपकी ब्लड वेसल्स जा रही है, नर्व्स वगैरह जा रही है और वेन्स जा रही है, और उस जो कैनाल बनती है एक ओस्टियन के अंदर उसे कहते हैं हेवर्जियन कैनाल। और दो हेवर्जियन कैनाल को कनेक्ट कौन करता है, वॉक्समैन कैनाल। यस, राइट। अब क्या होता है कि जो पस है वो इन हेवर्जियन कैनाल्स के थ्रू बोन के नीचे मेटाफिजिक्स एरिया में पस बनी, पस अब नीचे की तरफ आ रही है। अब वो नीचे आते आते क्या करेगी, वॉक्समैन कैनाल के मूव डिफरेंट ओस्टियन में बाहर की तरफ जाएगी, और जो पेरियोस्टियम है दैट इज कवरिंग ऑफ द बोन उसके नीचे चली जाएगी। अब पेरियोस्टियम जो है थोड़ी वो उतनी थिक नहीं है जितनी बोन है, और वो एक तरह से लिफ्ट ऑफ भी हो सकती है क्योंकि वो एक्सपेंड भी हो सकती है क्योंकि इट इज स्लाइट सॉफ्टर देन द बोन। अब क्या होगा, सब पेरियोस्टियल एब्सेस बननी स्टार्ट होगी। सब पेरियोस्टियल जो पस है वो पेरियोस्टियम के नीचे चली जाएगी, वहां पे उसका कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और पेरियोस्टियम अपनी जगह से थोड़ा सा लिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी टू एकोमोडेट द पस, क्योंकि अंदर से प्रेशर आ रहा है पस का, पस बढ़ती जा रही है, और उस पस को एकोमोडेट करने के लिए पेरियोस्टियम जो है वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगी अपनी जगह से। अब अगली चीज जो आती है हमारी वो होता है कि एक तो केस होगा कि मेडुलरी कैविटी में मूव कर जाएंगी हमारी जो पस बनी है। दूसरा केस हो सकता है कि वो जो पेरियोस्टियम है उसके अंदर मूव कर जाए और सब पेरियोस्टियल एब्सेस फॉर्म कर दे, सब पेरियोस्टियल पस फॉर्म कर दे। तीसरा केस हो सकता है कि अगर किसी बोन का जो एपिफाइसिस है और एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस का यूनियन हो चुका है, क्योंकि एपिफाइसियल प्लेट जो होती है बेसिकली वो 20-25 इयर्स के बाद क्लोज हो जाती है, तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में जो ब्लड कनेक्शन, जो ब्लड रूट बन चुका है,
अब जो मेटाफिजिस में इन्फेक्शन हुआ है वो वाया ब्लड रूट किस में ट्रांसफर कर सकता है, एपिफाइजिस में। एपिफाइजिस में इन्फेक्शन होने का मतलब है कि बोन में इन्फेक्शन, किसके, बोन के डिस्टल एंड पे इन्फेक्शन। और बोन के डिस्टल एंड का मतलब है कि वो कोई ना कोई जॉइंट बना ही रहा है। अब जॉइंट में बनाने का मतलब है कि अब वो इन्फेक्शन जॉइंट में स्प्रेड हो गया, वहां पे क्या हो गया, सेप्टिक अर्थराइटिस क्रिएट हो गया। तो एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्रिएट हो गई, तो ये तीसरा केस हो सकता है। और ये ज्यादातर कॉमन देखा जाता है इन्फेंट्स में भी, लेस देन 1 ईयर्स के, जो जिनमें एपिफाइजिस और मेटाफाइजिस जो वेसल्स होते हैं इनका कनेक्शन होता है आपस में। उसके बाद की एज में क्या होता है, एपिफाइजल प्लेट एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, बैरियर की एक्ट करती है, क्योंकि मेटाफाइजिस और एपिफाइजिस हैव डिफरेंट ब्लड सप्लाई, तो उनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है, तो बैक्टीरिया के जाने के चांसेस कम है। लेकिन एक केस और चीज होती है, कुछ मेटाफेसिस जो होते हैं वो जॉइंट कैप्सूल के अंदर आते हैं। जॉइंट कैप्सूल क्या होता है, जो सराउंड करता है पूरे जॉइंट को चारों तरफ से, और उसके अंदर साइनेबल मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो एपिफाइजल प्लेट या एपिफाइजल लाइन तक ही बेसिकली देखा जाता है। लेकिन कुछ जॉइंट होते हैं जैसे कि आपका हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, जिसमें आपका जो मेटाफिजिकल रीजन है वो भी जॉइंट कैप्सूल के अंदर आता है। अब इससे क्या हुआ, मेटाफिजिकल में इन्फेक्शन हुआ, पहली चीज, वहां से पस ट्रेवल करनी शुरू करी बाहर की तरफ, उसने फिर वो पेरिस्टम के अंदर आ गई पस, पेरिस्टम भी उसने खोल दिया वहां से, और वहां पे बन गया एक तरह से साइनस। साइनस के थ्रू जो है अब पस बाहर निकली, और पस जाके कहां चली गई, आपकी जॉइंट में, और जॉइंट के अंदर पस बढ़नी स्टार्ट हो गई। वहां पे पहले ऑस्टियोमाइलाइटिस था, वो अर्थराइटिस की तरफ बढ़ते चले गए, सेप्टिक अर्थराइटिस होना स्टार्ट हो गया। तो ये 3 रूट हो सकते हैं जिसके थ्रू जो बेसिक पैथोलॉजी है हमारे ऑस्टियोमाइलाइटिस की, इन्फेक्शन के बाद पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन के बाद पस ट्रांसफर, और ये 3 रूट है जिनके थ्रू पस ट्रांसफर हो सकती है। पहला हो गया टुवर्ड्स द मेडुलरी कैविटी एंड वेसल्स, दूसरा हो सकता है सब पेरिस्टल एब्सेस, तीसरा हो सकता है टुवर्ड्स द एपिफाइसिस। सो ये 3 कंडीशन हो सकती है जिसके थ्रू पस ट्रेवल कर सकती है, और पस के ट्रेवल करने की वजह से वो जहां पस ट्रेवल करेगी उस एरिया को, जो भी एरिया है पर्टिकुलर जहां पे पस ट्रेवल कर रही है, वहां की जो वेसल्स है उनको ऑक्लूड करेगी, और जो वेसल्स उन ब्लड को सप्लाई, उन बोन को सप्लाई कर रही है, साथ साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये होती है हमारी बेसिक पैथोलॉजी ऑफ किसकी, ऑस्टियोमाइलाइटिस की। और हमें पता है कि जो पेरियोस्टियम होती है, मतलब जो बोन की आउटर कवरिंग होती है, उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, और वो किसको सप्लाई करती है, आउटर थर्ड ऑफ द कोर्टेक्स। जो कोर्टेक्स है बेसिकली बोन के डायफिजिस में कोर्टेक्स होता है, उसका आउटर थर्ड सप्लाई किससे होता है, आपकी पेरियोस्टियम ब्लड सप्लाई से। तो जब भी पस जो है वो आउट वे डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, तो मतलब कि जो पहले तो उसने अंदर वाली कैविटी खा ली, अंदर वाली कैविटी को जो वेसल्स थे उनको ऑक्लूड कर दिया, तो जो अंदर वाले पोर्शन इनर थर्ड की जो बोन है उसकी जो ब्लड सप्लाई थी वो तो खत्म कर ही दिए। अब क्या हुआ, पस बढ़ती जा रही है, आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब ट्रीटमेंट ना देने की वजह से पस ज्यादा बढ़ी, जब उस पेरिस्टम के अंदर पस कलेक्शन हो गया, उसकी वजह से जो पेरिस्टम ब्लड सप्लाई है वो भी खत्म हो गई। तो फाइनली क्या होता है, एक बोन बन जाती है, और वो बोन हो जाती है डेड, उसको कहते हैं सिक्वेस्टरम। तो ये होता है हमारे बेसिक पैथोलॉजी ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, और उसका ट्रेवल रूट इन 3 जगह से हो सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आप पेशेंट को डायग्नोज करेंगे, और उसके बाद फिर क्या रेडियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, और डिफरेंशियल डायग्नोज क्या हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चार्ट में, सबसे पहले आपको डायग्नोस्टिक फीचर में आप क्या देखते हैं, जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो उसको बेसिक, जब भी किसी को इन्फेक्शन होता है कहीं भी, तो क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। एक तो पेशेंट को पेन होगा, पेन, साथ में फीवर होगा, पेशेंट को मार्क्ड फीवर होगा। जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा तो पेशेंट डॉक्टर के पास तभी जाता है जब उसको कोई सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं, या पेन होगा। पेन इज अ कॉमन फीचर। उसकी पेन के बाद होता है एक जनरलाइज स्वेलिंग देखने को मिलेगी। फिर जो इन्फ्लेमेशन के कॉमन फीचर है, रेडनेस, हीट, ये सब देखने को मिलेंगे उस एरिया में, बेसिकली मेटाफिजिक्स एरिया में। कभी कभी वो पेन जॉइंट में भी ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि कहीं उसको कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से जो आपका बैक्टीरिया है वो एंटर कर गए, किसके थ्रू, डायरेक्ट ट्रॉमा के थ्रू। सिर्फ चोट लगी, उसकी वजह से स्किन रप्चर हुई, स्किन रप्चर होने की वजह से स्किन एब्रेशन हुआ, ब्लड जो बाहर निकला उसके अंदर बैक्टीरिया हार्बर कर गए, और ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया ट्रांसफर हुए, वो चले गए बोन के मेटाफिजिक्स रीजन में, वहां पे उन्होंने अपने घर वर बना लिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है हमारा ट्रांसफर रूट। और कभी कभी क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो मैलिशियस हिस्ट्री देते हैं। वो कह सकते हैं कि जो हमारा बेसिकली इन्फेंट है, इसको ना 1 साल पहले गिर गया था और अब दर्द हो रहा है, शायद उसकी वजह से हो रहा होगा। तो आपको भी अपना थोड़ा क्लिनिकल जजमेंट एकदम से वहां लेके नहीं जाना है कि क्योंकि 1 साल वाली चोट क्या अब दर्द कर रही होगी, नहीं। तो आपको पहले पता लगाना है कि हो सकता है कि उसको पहले कोई और इन्फेक्शन भी हो, जो इन्फेक्शन किसी और
कंडीशन या किसी और पैथोलॉजी या किसी और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से, लाइक कोई पेशेंट को पहले ट्यूबरकुलोसिस हो, ट्यूबरकुलोसिस का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो जाकर ट्रांसफर कर जाए बोन में और ट्यूबरकुलोइड ऑस्टियोमाइलाइटिस कोज कर दे, तो ये भी एक केस हो सकता है। ये आप पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, जितनी जल्दी आप डायग्नोस बनाएंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस का उतना अच्छा प्रोग्नोसिस आएगा, और जितना आप लेट कर देंगे उतना ये डिसीज अनट्रीटेबल होता चला जाएगा। आप ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसको, क्योंकि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस और जो बोन डेड होती जाएगी धीरे धीरे पस फॉर्मेशन की होने की वजह से, फिर बहुत इश्यू आएंगे आगे जाके, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे और ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसका जो बेस्ट आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो होता है एक्यूट फेज में, अगर आपने इसको डायग्नोज कर लिया विद इन 48 आवर्स तो मतलब आप जीत गए। अब ये हो गया हमारे क्लिनिकल फीचर्स, फीवर होगा, मलेज होगा, फिर वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है और जनरलाइज स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस ये देखने को मिलेगी। अब जो सेकंड चीज होती है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करवा से देख सकते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि एक्सरे का एक्यूट फेज में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सरे जो देखता है वो बेसिकली बोन स्ट्रक्चर, एंडिंग्स और बेसिकली आप जनरल एनाटॉमी देख सकते हैं बोन की, उसमें कोई अगर अल्टरेशन आया हो। लेकिन स्टार्टिंग फेज में बस थोड़ी बहुत पस फॉर्मेशन स्टार्ट ही होता है, तो उसको आप एक्सरे में इतना जज नहीं कर पाएंगे, आपको नॉर्मल स्क्लेरोटिक बोन दिखेगी। तो फर्स्ट 7 to 10 डेज में जब तक कोई वहां पे पेरिस्टल स्ट्रिपिंग नहीं होगी या पेरिस्टल रिएक्शन नहीं आएगी या कोई सीक्वेस्ट्रम फॉर्मेशन नहीं होगा, डेड बोन जिसे कहते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है एक्सरे करा के ना। एक्सरे की बेस पे आप जज कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस में अगर आप चेक करना चाह रहे हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, सो ऑलवेज रिमेंबर एमआरआई इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आप ऑस्टियोमाइलाइटिस देख रहे हैं एक्यूट केस में विद इन 48 आवर्स पेशेंट ने प्रेजेंट किया है, तो एमआरआई से आप सबसे ज्यादा जज कर सकते हैं कि वहां पे पस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है, तो मतलब ऑस्टियोमाइलाइटिस के चांस बन गए हैं। अगर आपको सस्पेक्ट हो चुका है, अब आप जाएंगे लैब डायग्नोसिस की तरफ, उसमें आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर से आपको राइज मिलेंगे, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। अब उसके बाद साथ में आपको चीज मिलेगी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उनका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के वॉरियर्स हैं जो कि इन्फेक्शन के थ्रू इन्फेक्शन के लिए लड़ते हैं, इन्फेक्शन को भगाने के लिए लड़ते हैं, बेसिकली हमारे लिए फाइट करते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन आता है इनका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, बेसिकली जब आप लैब डायग्नोज कराएंगे। फिर आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, उसमें क्या होता है कि आप पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसका पता लगाएंगे सीरोलॉजी के थ्रू और ब्लड कल्चर के थ्रू कि कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है। इससे आपको एक फायदा और होगा कि जितनी जल्दी आप टेस्ट कराएंगे एंटीबायोटिक्स देने आपको फायदा होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो भी डिपेंड करती है कि कौन सा बैक्टीरिया है, आइदर इट्स कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है या उसमें कैप्सूल नहीं है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो डिफरेंट केसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके पर्टिकुलर बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स देनी होती है इसके ट्रीटमेंट में। तो आप कल्चरल सेंसिटिविटी कराएंगे। इसके अलावा बोन स्कैन भी करा सकते हैं या फिर इंडियम 111 ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट मार्कर स्कैन, ये भी एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला मार्कर है जिसका हम यूज करते हैं। या फिर टेक्नीशियम 19 जो एक डाई का यूज करके बोन स्कैन करवा सकते हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोमाइलाइटिस है या नहीं। एंड में सबसे अगर आप बिल्कुल भी डायग्नोज ना बन पा रहे हो और कंडीशन फ्लेयर अप कर रही हो तो फिर बायोप्सी तो सबसे लास्ट में आपके पास ऑप्शन होता ही है परमानेंट डायग्नोज करने के लिए, अपना डायग्नोज को फाइनलाइज करने के लिए। अगर आपको सस्पेक्ट हो गया है कि पेशेंट को हो चुका है ऑस्टियोमाइलाइटिस, सबसे पहले आपको स्टार्ट कर देना है ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स। इतने ही, क्योंकि आपकी जो सीरोलॉजिकल रिपोर्ट है जो आपने कल्चर टेस्टिंग करवाई है उसको आने में कम से कम 1 दिन तो लग ही जाएगा, और इतना अगर आप वेट करेंगे तो हो सकता है कि वो फ्लेयर अप कर जाए, पस फॉर्मेशन ज्यादा स्टार्ट हो जाए, तो आपका जो कंजर्वेटिव मेथड से आप ट्रीटमेंट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाएगा। तो एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स आप देना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। तो ट्रीटमेंट में अगर आप पेशेंट जो है वो 48 आवर्स के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आप पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे, नॉर्मल उसको कोई मूवमेंट को रोकते रहे एकदम से, उसको कंप्लीट रेस्ट। फिर पेशेंट जो है उसकी जनरल बिल्डिंग अप करनी है, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रखना है पेशेंट को, वाटर सप्लाई पूरी रखनी है, उसको टाइमली वाटर देना है पेशेंट को, और साथ ही साथ उसकी जो मेन है आईवी एंटीबायोटिक्स चलाई जाएंगी। एंटीबायोटिक्स अगर 4 मंथ से पेशेंट जो है उसकी एज कम है तो उसमें यूज करते हैं, सेफ्ट्राक्सोन यूज कर सकते हैं या
आप देख सकते हैं क्लॉक्सासिलिन यूज कर सकते हैं, वेनकोमाइसिन दे सकते हैं। ये जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं ये सेंटर टू सेंटर वेरी करते हैं कि कोई डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो उनका ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस है उनके बेस पे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो कल्चर रिपोर्ट आई है सेंसिटिविटी, जिसमें पता चला कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं आईवी। और ये अगर आपकी एंटीबायोटिक्स देने के टाइमली 4 to 8 आवर्स के अंदर अंदर आप देख रहे हैं कि पेशेंट का जो फीवर है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, मतलब जो आपका पेशेंट है वो कंजर्वेटिव मेथड से अच्छी तरह ट्रीट हो पा रहा है और वो ट्रीट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 या 3 वीक्स तक आईवी आप उसको एंटीबायोटिक्स देते रहेंगे और उसके बाद फिर 6 वीक्स तक नॉन वेट बेरिंग कंडीशन में रहेगा, पेशेंट बेड रेस्ट रहेगा और उसको ओरल एंटीबायोटिक्स देके पेशेंट फाइनली ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इतना टाइम होने के बाद भी अगर 48 आवर्स में जो आपसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और फिर भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा है और पल्स जो आपको फील हो रहा है कि वो इंक्रीज होती जा रही है, पल्स इंक्रीज होने के साथ साथ आपको एक चीज और दिख रही है कि वहां पे रेडनेस है, तो आप एक टेस्ट भी देख सकते हैं परफॉर्म करके, जिसको हम बेसिकली याद करते हैं मैच स्टिक टेस्ट है। आप एक मैच स्टिक लेंगे और मेटाफिजिस एरिया में जहां आपको लग रहा है कि क्योंकि हार्बर काम करता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का बैक्टीरिया मेटाफिजिस में, तो मेटाफिजिस के आप ऊपर मैच स्टिक लगा के देखेंगे, रब करके देखेंगे, तो जहां मेटाफिजिस जहां पे है वहां पे जब मैस्टिक आप लगाएंगे तो वहां पेशेंट को एकदम से सडन पेन होगा, टेंडरनेस फील होगी। टेंडरनेस का मतलब होता है जब प्रेस करते हैं वहां पेन हो, उसको कहते हैं टेंडरनेस। प्रेस करने पे पेन होने पे या टच करने पे पेन होने पे कहते हैं उसको टेंडरनेस, एलिसिट करना पेन को बेसिकली बाय प्रेशर। सो ये होता है मैस्टिक टेस्ट। और अगर आप हर 4 घंटे में आप पेशेंट का जो टेम्परेचर है, पल्स रेट है, इन्फ्लेमेशन है, उसको आप रिकॉर्ड करते रहेंगे कितना कितना वो उसका लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है, उसका आप पता चल जाएगा कि जो आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स, जनरल बिल्डिंग ऑफ रेस्ट आप पेशेंट को दे रहे हैं, हाइड्रेशन दे रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वही पेशेंट कंजर्वेटिव मेथड से ट्रीटमेंट या उसका जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही है, तो फिर अब आती है नेक्स्ट स्टेज। अब आपको सर्जिकली बोन में ड्रिल करना पड़ेगा। और एक कंडीशन और होती है, अगर पेशेंट इन्फेक्शन होने के 48 आवर्स बाद प्रेजेंट कर रहा है या फिर आपने डायग्नोज लेट किया है, तो उस कंडीशन में पस सफिशिएंटली अमाउंट में फॉर्म हो चुकी होगी। अब वो सिर्फ एंटीबायोटिक से, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आपको रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा और रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, बोन ड्रिल करा जाता है। बोन ड्रिल करके उसके बाद जो पस फॉर्म हुई है उस पस को ड्रेन कर दिया जाता है और पस को ड्रेन करने के बाद उस जो वुंड बनाया उसको क्लोज करके दोबारा से जो पहले मैकेनिज्म था वही एंटीबायोटिक 6 वीक्स के लिए चलाई जाती है और इसके थ्रू ट्रीटमेंट हो जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कभी कभी जो ये क्रॉनिक टर्म की ऑस्टियोमाइलाइटिस है, मतलब कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया अच्छा, या ट्रीटमेंट जो है या पेशेंट के जो बॉडी फैक्टर्स हैं, इम्यून सिस्टम वो वीक है, तो क्या होगा, जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है, क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। पहली चीज तो ये होगा ही। और कभी कभी क्या होता है, जो क्रॉनिक किसी को एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो हुआ है, एक तो कंडीशन होगी कि क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ और बोन डेड हो गई या लेट प्रेजेंट किया पेशेंट ने। दूसरा हो सकता है कि जो आपका बैक्टीरिया है वो जाकर ट्रांसफर कर दिया जॉइंट में, वहां पे सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज कर सकता है। या फिर हो सकता है उस एरिया में बोन वीक हो जाए तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऐसे ही बहुत ज्यादा रेयर है लेकिन ये भी एक कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जनरल हो गया आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस, दैट इज प्राइमरी, जो कि हेमेटोजेनस रूट से था। सेकेंडरी ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो भी एक्यूट के अंदर ही आता है। उसमें क्या होता है कि जो हेमेटोजेनस रूट के अलावा जितने भी कोज हो सकते हैं किस चीज के ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के, उसको कहते हैं हम सेकेंडरी ऑस्टियोमाइलाइटिस। और ये भी एक्यूट केस में होता है। और इसमें भी जो सिम्टम और जो ट्रीटमेंट जो अभी गाइडलाइन हमने देखी है, ये सेम ही गाइडलाइन इसमें देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि और क्या केस हो सकते हैं जिसको आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप पेशेंट आपके पास आया और आपको देख के लगेगा शायद इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस है या कोई और कंडीशन है। बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोस, दो कंडीशन जिनकी देखने में लग रही है कि हाँ ये वो भी हो सकती है और वो भी हो सकती है। आपको जज करना है कि कौन है, कौन सी डिसीज है दोनों में से, उसके बेस पे ट्रीटमेंट करना है। तो डिफरेंशियल डायग्नोस में आता है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए आप सीआरपी टेस्ट कराओगे। फिर आप दूसरे और जो उसकी इम्यूनोजेनिक सेंसिटिविटी है स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, वो आप टेस्ट करवा के देखेंगे। और उसके साथ साथ आप जो जनरल रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो सिमेट्रिकल होता है और मल्टीफोकल होता है, तो उससे आप जज कर पाएंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस का है। दूसरा आपका हो सकता है
जो कंडीशन वो होता है एक्यूट सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, उसको भी आप जज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है उसका पेन मेटाफिजिक्स रीजन में होता है, और सेप्टिक अर्थराइटिस का जो पेन होगा वो जॉइंट लाइन में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट सोलन मिलेगा और मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगी। तो उस इन तीन फैक्टर्स के बेस पे आप एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस और सेप्टिक अर्थराइटिस को डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हो। तीसरा हो सकता है स्कर्वी, जो विटामिन सी की वजह से होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पेरिस्टियम होता है उसके अंदर हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन रिलेटिवली पेनलेस और उसमें टेंडरनेस जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो ये कंप्लीट होता है हमारा एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस। एंड इसकी हमने अभी डिस्कस किया कि किस किस रूट के थ्रू पस ट्रेवल कर सकती है, वाया आपकी जो मेडुलरी कैविटी है उसके थ्रू, या आपके पेरिस्टियम के थ्रू सबक्यूटेनियस प्लेन के बाहर भी जा सकती है वो, और या फिर वो एपिफेजियल रीजन में ट्रेवल कर सकती है। तो ये 3 रूट हो गए। उसके बाद हमने देखा इसका डायग्नोस्टिक फीचर, क्लिनिकल फीचर चेक किए हमने इसके, और उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। उसके बाद लास्ट जो चीज हमने अभी डिस्कस की ये था इसका डिफरेंशियल डायग्नोस।